नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो सियासत के माहौल को गरमा रही हैं। उनके अंदर क्या कुछ छिपा है, जो इशारे मिलते हैं तो उस खबर की तह क्या है। उन तमाम खबरों से, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तराखंड में हो या फिर हिमाचल में हो, यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, जहां पर भी बड़ी खबर हो उस खबर की तह तक हम जाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की है। वैसे तो दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, लेकिन इस मुलाकात में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हिसार लोकसभा सीट को मद्देनजर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इस मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मुलाकात करने के लिए पहुंचे उनसे, और इस मुलाकात में हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और आदमपुर से विधायक हैं, सुरेंद्र पुनिया और रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। मुलाकात खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और क्या कुछ कहा गया कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से, वो आप सुनिए। तो आज ये भोजन के लिए इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी एक बड़ी अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज़ है, भव्य नाराज़ है। तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज़ हूँ, बल्कि हम तो रोज़ लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पर नहीं आए या कहीं नहीं आए। कोई नाराज़गी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे, भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊँगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेस भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराज नहीं, कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उन्हें कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है, जो उनके टिकट के करें वो तो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है नहीं, हमारा तो आज हमारे परोंठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कढ़ी पॉपुलर है ही बिश्नोइयों की हमारी। वो खिला रहा, ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनानी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जब से मुख्यमंत्री बने मैंने इनको बधाई दी थी और इनको मैंने प्रार्थना की थी कि आपने सुरेंद्र जी ने जब भी दिल्ली समय मिले तो मेरे घर में चरण रखना, भोजन करिए। वो मेरी बात मानी इन्होंने। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? एक ट्वीट भी आपका पिछले दिनों देखने को मिलते नजर आया था सर। हैं जी, कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती। भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके, और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है, और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के ले आएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। सर एक अहम मुलाकात रही सर, हिसार लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें सर, किस तरीके से देखा, कितनी मजबूती सर मिलेगी? नहीं, देखिए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है, और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है, और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी, और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर, भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ कर के सारी रचना बनती है, योजना बनती है, पार्टी के अंदर बैठ कर के कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं सर नहीं बांट पाई है, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती हुई नजर आई, किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं, और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी, भव्य।
अनिल मोर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस मुलाकात के पीछे की खबर क्या है, इस खबर की तह क्या है, इस खबर में अंदर की बात क्या है? अनिल मेरे साथ जुड़े हो। अनिल, कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि कोई नाराजगी नहीं है, मुलाकात हुई है, तो एक संदेश देने की कोशिश की गई है क्या मुख्यमंत्री की तरफ से भी, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी? जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों ने सवाल भी किए कि क्या रणजीत सिंह जीत पाएंगे, आप नाराज हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं, तो वाकई में नाराज नहीं है, फिर चुनाव के दौरान इस तरह से मुलाकातों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है? क्या कहेंगे, इस मुलाकात के अंदर की खबर क्या है? देखिए, जैसे ही बाहर आए थे मुख्यमंत्री नायब सैनिक कुलदीप बिश्नोई, आते ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो बयान दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल साफ कर दिया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री साहब से कई दिन से रिक्वेस्ट की थी कि वो ब्रेकफास्ट पर आए, और आज मुख्यमंत्री को उनकी तरफ से ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था। तो ऐसे में जो था ब्रेकफास्ट पर चर्चा की गई है। और जो नाराज़गी की खबरें थी, जैसा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी कहा गया है कि जो मीडिया में इस तरीके की खबरें आती है, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती है, पॉलिटिकल बयान आते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या उनका परिवार नाराज़ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने नाराज़गी की बातों का सिरे से खंडन कर दिया। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कह दिया गया कि वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के सिपाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हरियाणा में सभी सीटों पर कमल खिलाने के लिए वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनिक की तरफ से भी यही बातें कही गई है कि पार्टी में किसी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई हमारी पार्टी के सम्मानित नेता है। भव्य बिश्नोई को तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक युवाओं का नेता कहा है कि युवा नेता है, युवाओं के बड़े नेता हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि क्योंकि जो रणजीत चौटाला का जो चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार में ऐसा नजर आ रहा था कि जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार है, भव्य बिश्नोई का परिवार है, क्योंकि 3 दिन पहले आदमपुर में गए थे रणजीत चौटाला, वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई नजर नहीं आए। तो उसके बाद कयास लग रहे थे कि टिकट आवंटन से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। लेकिन जो आज बैठक हुई, इस बैठक के बाद कुलदीप बिश्नोई भी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री के उनके यहाँ पर आने से। भव्य बिश्नोई भी स्माइल कर रहे थे। तो ऐसे में ये मानकर चली नासिर कि अगर कुलदीप बिश्नोई की थोड़ी बहुत नाराजगी थी, हालांकि परिवार है, कुलदीप बिश्नोई ये साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, बीजेपी के लिए काम करेंगे। अगर थोड़ी बहुत नाराज़गी रही होगी तो नासिर इस बैठक के बाद वो नाराज़गी दूर। ठीक है। अब अनिल, इसी पर जल्दी से मेरा आपसे एक और, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूं कि हाँ, उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है और इस तरह की कोशिश होती है चुनाव के दौरान, और मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, बार बार ये बात आई कि बीजेपी के नेता जब चुनाव की बात होती है तो थोड़ी बहुत कहीं पर कुछ नए इत्तेफाकियां हो सकती हैं, लेकिन फिर कमल का फूल उनका सिंबल होता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक और बात कर रहे थे कि हाँ देखिए, कार्यकर्ताओं में ज़रूर मायूसी हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है जब उनके किसी नेता को टिकट नहीं मिलता है। तो क्या उनका संदेश कार्यकर्ताओं तक मजबूती से पहुंच रहा है? हिसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है हिसार। देखिए, बिल्कुल हिसार एक बड़ी सीट है। चौधरी रणजीत चौटाला के चुनाव लड़ने से और ज़्यादा हॉट सीटें अपने आप में बन चुकी हैं। उनके सामने उनके परिवार की 2 बहुएं उनके सामने चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से टिकट आनी है, और जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये बात तो मानी गई है कि जब टिकट नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा मायूसी होती है, नाराज़गी होती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चाहे हिसार सीट है। हिसार सीट के अलावा प्रदेश में उनकी जहाँ भी चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, वो निभाएंगे। और क्योंकि देखिए, जब आपको याद होगा नासिर, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब भी ये चर्चाएं चली थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है, वो मंत्री नहीं बने। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आई कि भव्य थोड़ा नाराज है। फिर टिकट को लेकर कुलदीप बिश्नोई का नाम आया, टिकट नहीं मिली। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, चाहे मंत्रिमंडल में भव्य का नाम न आना हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई को टिकट न मिलना हो, या कोई और बड़ी जिम्मेदारी न मिलना हो, तो उसके बाद से थोड़ा बहुत नाराजगी, मायूसी लाजमी सी बात होती है। लेकिन जब आप आज मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे तो ये मानकर चले कि मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई के जो भी गिले शिकवे थे, जो भी नाराज़गी थी, वो दूर यहाँ पर कर दी है। इन्होंने बैठकर चर्चा की है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा की। आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में चुनाव करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। भव्य बिश्नोई आदमपुर में, हिसार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल, और आपसे बात होती रहेगी। और आदमपुर में आने वाले वक्त में सुना जा रहा है कि एक रैली भी होनी है बीजेपी की, तो उससे पहले इस तरह की कोशिशें बहुत ज़रूरी भी हो जाती हैं। अगली खबर पर भी आपसे बात करनी है, और वो खबर है गुरुग्राम में जो बैठक हुई बीजेपी नेताओं की, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभारियों, संयोजकों की मंथन हुआ चुनाव को लेकर, गुरुग्राम सीट को लेकर भी। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष वराला भी इस बैठक में थे।
संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे और कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। अनिल मोर हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। 2 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चली थी। तो अनिल, किस तरह का मंथन हुआ चुनाव के बीच में, जहां एक तरफ चुनाव प्रचार बहुत तेज हो चुका है, हर एक सीट पर बीजेपी के जीतने का दावा है, और इसी दौरान फिर गुरुग्राम में सभी लोग जुटते हैं, तो अब किस तरह की रणनीतियां बन रही हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, ना सिर्फ बीजेपी की एक मैराथन बैठक देर रात तक हुई, हम खुद उस बैठक में मौजूद थे। रात को 9 बजे बैठक शुरू हो जाती है। डिनर के बाद तकरीबन 12:30 बजे तक वो बैठक चली है। 3.5 घंटे देर रात तक मैराथन बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक ली। बैठक में बीजेपी के जो बड़े नेता थे, जिनमें सुभाष बराला जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर, डॉक्टर कमल गुप्ता, वो सारे के सारे नेता मौजूद रहे। इस बैठक में सभी लोकसभा प्रभारी और संयोजक मौजूद रहे। इस बैठक में फीडबैक लिया गया सभी लोकसभा सीटों को लेकर कि बीजेपी की क्या स्थिति है, आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश भर में 31 रैलियां कर चुकी है। आने वाले दिनों में जो रैलियों का शेड्यूल है वो किस तरीके से रहेगा, इस बैठक में चर्चा की गई है। ये कहा गया है कि 10 मई तक बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में जो तमाम रैलियां हैं वो निपटा ली जाएगी। 10 मई तक वो रैलियां कर ली जाएगी। इसके अलावा जो नामांकन का जो कार्यक्रम रहने वाले वो तय कर लिए गए। नामांकन के अगर कार्यक्रम की बात करें, तो नामांकन का जो शुरुआत होने जा रही है 29 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से अपना नामांकन करेंगे। इसके अलावा 1 तारीख को अम्बाला लोकसभा सीट की जो नामांकन की जो कार्यक्रम है वो रहेगा। वहीं बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हिसार जो करनाल विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार है, दोनों ही बड़े नेता 6 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। ये भी कल की बैठक में तय कर लिया गया है। नामांकन के दौरान किन किन बड़े नेताओं की कहां कहां जिम्मेदारियां रहेंगी, मुख्यमंत्री कहां कहां मौजूद रहेंगे, वो कल की बैठक में तय कर लिया गया। सभी लोकसभा सीटों को लेकर फीडबैक लिया गया है। आगामी रैलियों को लेकर फीडबैक की तैयारी की गई कि किस तरीके से रैलियां की जानी है। 10 तारीख के बाद जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो सारे के सारे 10 मई के बाद हरियाणा में दिखाई देंगे। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 10 मई के बाद हरियाणा में सभी बड़े नेताओं की रैलियां हो सकती हैं जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, देश भर में प्रचार करें, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का नाम भी शामिल है। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर, हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख सामने आ चुकी है और अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग प्रत्याशियों के साथ अलग अलग नेता भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ नेताओं के नामांकन की तारीख सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हों। जितेंद्र, तो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख भी सामने आ चुकी है। अब एक और चर्चा प्रदेश में शुरू हो जाएगी कि भाई यहां तो बीजेपी वाले तो नामांकन भी कर रहे हैं और कांग्रेस की अभी लिस्ट भी नहीं आई। देखिए, बिल्कुल आपने नासिर ठीक कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी करीब 35 हलकों के अंदर रैली कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नामांकन को लेकर के जो तारीख है वो तय हो चुकी है। 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस में अभी तक किस प्रकार की तैयारी है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी लोगों के बीच में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। 30 से अधिक जगह रैलियां जो है कांग्रेस भी कर चुकी है, लेकिन 7 बैठकें अभी तक हुई हैं टिकट मंथन को लेकर के कांग्रेस की, जिसमें अभी तक टिकटों का जो फैसला है वो नहीं कर पाई है कांग्रेस। और अभी भी नासिर ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी कांग्रेस को इसे तय करने में वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ नामांकन को लेकर के जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक अधिकांश जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए तारीख और समय तय किया गया है। अलग अलग तारीखें हैं, अलग अलग समय है जो तय किया गया है और सभी प्रत्याशियों की वो जो समय सारणी है, कब नामांकन वो भरने जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भी खबरें अभी तक के पास है। अपने तमाम दर्शकों को हम बताने का काम कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से प्रत्याशी है। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे जो नामांकन है वो करते हुए नजर आएंगे। बंतो कटारिया 1 मई को 10:50 से लेकर के 11:50 के बीच नामांकन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुहूर्त है इसलिए हम समय भी बता रहे हैं दिन के साथ साथ। रंजीत चौटाला 2 मई को 12:27 से लेकर के 12:45। धर्मवीर सिंह भिवानी से प्रत्याशी हैं भाजपा के, 2 मई को ही 10 बजे नामांकन करेंगे। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से 2 मई को नामांकन करेंगे। मोहनलाल बड़ौली सोनीपत से 3 मई को 10 बजे नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल
जो कि अब करनाल से प्रत्याशी हैं, वो 6 मई को अपना नामांकन करेंगे। अरविंद शर्मा रोहतक से 3 मई को अपना नामांकन करते हुए नजर आएंगे। वहीं अशोक तंवर 4 मई को और कृष्णपाल गुर्जर 6 मई को अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो ये तारीखें भी अब नामांकन को लेकर के सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस के लिए अपने आप में इन तारीखों का आना एक राजनीतिक प्रेशर के तौर पर है कि आखिर कांग्रेस में अभी तक ऐसी कौन सी बातें पेंडिंग रह रही हैं जिन्हें अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। 29 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, 6 मई तक ये प्रक्रिया रहेगी। भाजपा ने जहां अपना पूरा शेड्यूल जो है भाजपा के प्रत्याशियों का हमारे सामने आ चुका है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक कौन प्रत्याशी होगा ये कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। और लगातार बैठकों का दौर तो देखने के लिए मिला, आज कल का सिलसिला भी देखने के लिए मिला, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रही है। और लोग यही कह रहे हैं कि आखिर कब तक कांग्रेस अपनी इस सूची को जारी करेगी, ताकि प्रतिद्वंदी जो प्रमुख पार्टियों के हैं वो अगर आमने सामने होंगे तो मुकाबला तय हो सके कि किन के बीच मुकाबला होने जा रहा है, पार्टी के तौर पर भी और प्रत्याशी के तौर पर भी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। तो हिमाचल प्रदेश पर भी हम बात करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। 6 मई हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख और 29 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की 2 टिकटें अभी घोषित होने, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना, और वहां पर भी इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में इन 2 सीटों पर कांग्रेस का अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांगड़ा और हमीरपुर से उम्मीदवारों की सूची अब कांग्रेस की तरफ से जल्दी ही जारी की जा सकती है। हमीरपुर और कांगड़ा से प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने और साथ में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन है। विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर इसलिए कांग्रेस के लिए मंथन ज्यादा तेज हो चुका है क्योंकि यहां से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आए पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो लोग बीजेपी में चले गए। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान किस तरह की खबरें आई दिल्ली से कि क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, किस तरह का मंथन हुआ है टिकटों को लेकर, और जो 2 सीटों पर, लोकसभा की 2 सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी आ जाएगी, तो वो जल्दी कब आएगी और कब इंतजार खत्म हो जाएगा उम्मीदवारों के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए थे और आज भी दिल्ली में ही है। संभावना है कि आज दोपहर बाद तक शिमला पहुंच सकते हैं और पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, इस तरह की भी चर्चा है। और इंतजार जो किया जा रहा है कि जो 2 लोकसभा सीटें बची हैं अभी, उसके लिए उम्मीदवार कब तक तय हो जाएंगे, तो सभी को इसी का इंतजार है। और जानकारी है कि कम से कम आज लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, उसकी सूची जारी कर दी जा सकती है हमीरपुर और कांगड़ा की। हालांकि जो 6 विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के लिए मंथन का दौर जारी है और अगर सही ठीक रही तो उसमें से एक सूची, 1 या 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय होके उनकी सूची जारी की जा सकती है। लेकिन जो अभी तक कंफर्म जानकारी, लोकसभा के कम से कम आज टिकट अनाउंस हो जाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ से सरदादा का जो नाम पहले से ही चर्चा में चल रहा है, संभावना है कि उनको ही टिकट यहाँ से दिया जाना है। इसके साथ साथ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से आशा कुमारी का नाम भी प्रमुखता से है, आरएस बाली का नाम भी प्रमुखता से है। तो ये सारे नाम अभी चर्चाओं में है, तो अब देखना ये होगा कि कांगड़ा में अच्छा, एक बात और मैं आपसे कांगड़ा की अगर बात करूं बहुत संक्षेप में, प्रदीप आप बता पाएं आशा कुमारी और आरएस बाली की दावेदारी कितनी मजबूत नजर आती है बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ? दोनों की अगर दोनों नेताओं की बात करें तो 2-2, 3-3 वो खासियत कौन सी है जो बहुत मजबूत इनको बनाते हैं इस क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है और खासतौर पर अगर कांगड़ा जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर इस वक्त कांगड़ा जिला में है। ऐसे में सभी कोशिश यही करते हैं कि कांगड़ा जिला से ही कैंडिडेट दिया जाए, तो आरएस बाली का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। उस स्थिति में हालांकि कुछ और नाम भी, कर्णेंद्र सिंह है, उनका नाम भी वहां से प्रमुखता से चला है, डॉक्टर राजेश शर्मा है, उनका नाम भी चर्चाओं में बेशक वहां है। आशा कुमारी एक बड़ा कद रखती है कांगड़ा चंबा से, खुद वो चंबा जो जिला है वहां से ताल्लुक रखती है, तो ऐसे में उनका नाम भी एक बड़ा नाम हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। तो ऐसे में चर्चा यही है कि वहां से कैंडिडेट कौन देना है, क्या राजपूत चेहरा देना है, ऐसी स्थिति बनी तो आशा कुमारी भी जो है प्रबल दावेदार है। अगर ब्राह्मण चेहरा देना है तो आरएस बाली उसमें प्रमुख चेहरा है, डॉक्टर राजेश शर्मा ये एक प्रमुख चेहरा है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज की बात की जाए तो वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, तो अब उनके खिलाफ क्या राजपूत चेहरा उतारना है या ब्राह्मण चेहरा उतारना है। ये जो कांगड़ा जिला है इसके साथ साथ चंबा भी ये ओबीसी बहुल भी है, यहाँ के लोग और गद्दी बहुल इसको अमूमन माना जाता है इस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र को। तो अभी तक की अगर बात करें तो बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा यहाँ से दिया है और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से किस
प्रकार से कौन चेहरा यहाँ पर आगे किया जाता है। ठीक है, तो ये दो नाम फिलहाल प्रदीप। प्रमुखता से है। अब देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व इसमें क्या फैसला करता है। प्रदीप, एक और खबर पर आपसे बात करनी है और वो है 3 निर्दलीय विधायकों से जुड़ी हुई खबर। उनकी याचिका पर, विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है आज। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी जवाब दाखिल होगा। कपिल सिब्बल अपना विधानसभा सचिवालय में पक्ष रखेंगे विधानसभा सचिवालय की तरफ से। कल भी पक्ष रखा गया था विधायकों की तरफ से। तो अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया इस मामले को लेकर, निर्दलीय विधायकों से जुड़े इस मामले में? जो 3 निर्दलीय विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दी है कि जो स्पीकर है उनको निर्देश दिए जाएं कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं। तो इस तरह की ये याचिका है, पिछले कल के लिए निर्धारित की गई थी और पिछले कल बहस पूरी नहीं हो पाई थी और तब तक वो टाइम पूरा हो गया था। तो अब आज के लिए जो है डेट निर्धारित की गई है और इसमें आज विधानसभा सचिवालय ने अपना पक्ष रखना है। इसमें स्पीकर को भी नोटिस दिया गया है, विधानसभा सचिव को भी नोटिस दिया गया है, व्यक्तिगत तौर पर भी स्पीकर प्रतिवादी बनाए गए हैं। तो आज उनका जवाब जो कपिल सिब्बल हैं, नामी वकील हैं, वो आज पक्ष रखेंगे। जानकारी है कि वो वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे इस कोर्ट की सुनवाई में। तो आज देखना ये होगा कि क्या इसमें निर्दलीय विधायकों को राहत मिलती है या फिर इसमें और क्या निर्देश हिमाचल हाईकोर्ट की सुनवाई होनी है। और काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि ये मामला है। लगातार ये सियासी रूप भी ले चुका है कि निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ने पहले ही स्पष्ट किया था कि अब ये मामला कोर्ट के विचाराधीन हो गया है, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखना ये होगा कि आज इसमें स्पीकर क्या इसमें जो हिमाचल हाईकोर्ट है वो इसमें स्पीकर को क्या निर्देश देते हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए प्रदीप आपका। और लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तो हुआ ये कि यहाँ पर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद से ही फिर ऐसा माहौल गरमाया कि वो अभी तक गरमाया हुआ है। अब दूसरी तरफ मैनिफेस्टो जो कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया उसको लेकर एक अलग तरह का देश में माहौल बना हुआ है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साध और कह रहे हैं कि इसमें तो मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी असहज हो चुकी है, इसलिए बीजेपी के नेता भारत को विश्व गुरु और आर्थिक महाशक्ति बनाने के बयानों को छोड़कर मंगल सूत्र पर बयानबाजी कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा नेता कांग्रेस पर मंगलसूत्र को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। नासिर हुसैन हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी उत्तराखंड से। नासिर, हरीश रावत ने पलटवार किया है बीजेपी नेताओं पर अपने मैनिफेस्टो को लेकर। हिमाचल प्रदेश में हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? चर्चा का विषय बनने सियासत गरमाई हुई है। देखिए नासिर, बिल्कुल। हालांकि उत्तराखंड में उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुका है जी। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में प्रथम चरण का मतदान खत्म हो चुका है और यहाँ पर एक तरीके से कह दे तो चुनाव एक तरीके से चुनाव प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में बयानबाजी और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जो बयानबाजी सामने आई कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, उसको लेकर के अब जो राज्य स्तर के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ चीजें कही, अब उसको ही उन तमाम चीजों को दोबारा से दोहराया जा रहा है। और उत्तराखंड में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, ये तमाम नेता उसी बातों को कहते नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए रखा गया, एक वर्ग के फायदे के लिए रखा गया है और इस पर जनता को ध्यान देना चाहिए। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जवाब दिया है और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस बीजेपी अब जिस तरह की राजनीति कर रही है वो औची राजनीति है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जिस तरह के सवाल उठाए गए, मंगलसूत्र को लेकर जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रिया इस पर दी है। हरीश रावत ने साफ किया है कि एक तक तो भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु देश को बनाने की बात करती रही है, अब उस तक इन तमाम चीजों को छोड़ करके वो सिर्फ मंगलसूत्र पर राजनीति करना चाहती है और ऐसे नेता पर सवाल उठा रही है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने मंगलसूत्र को खो दिया। यानी कहीं ना कहीं यह सीधा सीधा निशाना सोनिया गांधी को लेकर था। सोनिया गांधी को उनके ऊपर ही तमाम चीजें की बातें कही गई और जिस तरीके से
अब मैनिफेस्टो पर लेकर तमाम तरह की आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। अब उस राजनीति का स्तर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिर रहा है, और इन तमाम चीजों को लेकर के जहां बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता भी अब इस पर पलटवार कर रहे हैं। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। बात विकास से शुरू होकर मंगलसूत्र पर पहुंची, संपत्तियों के कब्जे पर पहुंची और अभी न जाने और कहां पहुंचनी है। और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से निशाना साधा जाना लगातार जारी है।